हमारे बीच हैं अजय यादव जी, जो कि एटा जनपद के मूल निवासी हैं और एक छोटे से रिमोट विलेज जो कठिंगरा पड़ता है एटा जनपद में, जैतरा थाना क्षेत्र में, वहाँ से निकलकर आईआईटी का दिल्ली तक का सफ़र तय किया। उसके बाद सिविल सर्विसेज में इन्होंने 276वीं रैंक प्राप्त की है, पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसा रहा इनका सफ़र, ग्रामीण परिवेश से निकलकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना और वहाँ से देश की सबसे जो सर्वोच्च परीक्षा है उसमें सफलता हासिल करना। जी सर, सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रकार से मौका दिया ताकि मैं अपनी बात को यहाँ पर रख सकूँ। सर, मेरी अगर स्टार्टिंग की पढ़ाई देखूँ तो वह मुख्य तौर से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ही हुई है। मैं सेकंड थर्ड क्लास तक ग्रामीण में ही रहा। उसके बाद ही मैं एक सेमी अर्बन एरिया एटा में ही पढ़ा हूँ। मेरी लगभग 12th क्लास तक की स्टडी यहीं पर ही हुई है। लेकिन मेरा हमेशा ये विश्वास रहता था कि मैं अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को दूँ, पढ़ाई पे बहुत अधिक कंसंट्रेट करूँ, जिसका आड़ बस मुझे लगता है कि समय के साथ मैं सफल होता रहा। इनिशियली मेरा सिलेक्शन आईआईटी दिल्ली में हुआ, जो 2017 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने ऐसा कोई कोचिंग नहीं ली, प्रयास करता रहा और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था जिसमें मैं सफल हुआ। अच्छा अजय, ये बताइए कि आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है और आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे, लेकिन जो आईएएस में आपने सिविल सर्विसेज में अपना ऑप्शनल रखा वो ज्योग्राफी रखा, इसकी क्या वजह रही? सर, इसकी कई वजह थी। पहली वजह तो यही थी कि ज्योग्राफी को मैंने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ था, तो ज्योग्राफी के बारे में मुझे एक संक्षिप्त जानकारी थी और मुझे अभी भी याद है कि उस समय भी मुझे ज्योग्राफी काफ़ी पसंद था। दूसरा सर, अगर मैं ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट को देखूं तो इससे ना सिर्फ ऑप्शनल में काफ़ी मदद मिलती है, बल्कि जो जीएस के पेपर्स होते हैं उसमें भी इसकी काफ़ी मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि मेरी जीएस में परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, जिसमें निश्चित रूप से ज्योग्राफी की एक अच्छी भूमिका रही है। तीसरा, मैं अगर सर ज्योग्राफी को एक संक्षिप्त में बताऊं तो इसमें आपको एग्रीकल्चर के बारे में, अर्बन डेवलपमेंट के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं बनूंगा और इन सभी क्षेत्रों के बारे में मुझे अगर संक्षिप्त जानकारी होगी तो मुझे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने में इसकी एक अहम भूमिका रहेगी, जिसका आड़ बस मैंने ज्योग्राफी को ऐसे ऑप्शनल चूज़ किया। अजय जी, ये बताइए कि आपने क्या सिविल सर्विसेज के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन किया था या कहीं से कोई इस तरह का गाइडेंस प्राप्त किया? क्यों आमतौर पे ये धारणा होती है कि इसके लिए कोचिंग मस्ट है, तो क्या आपने इस धारणा को ब्रेक किया? निश्चित रूप से सर, मैंने ऐसा कोई कोचिंग नहीं प्राप्त की, चाहे वह ऑप्शनल हो चाहे वह जीएस हो। मैंने कोई कोचिंग ऐसा नहीं ली, लेकिन हाँ मुझे मेंटरिंग मिली है। जैसे कि अगर मैं जीएस की बात करूँ तो प्रपॉन एजुकेशन में राहुल स्वरूप सर द्वारा मुझे जीएस में एक अच्छा गाइडेंस मिला, मेंटरिंग की। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मेरी मदद की। इसी प्रकार अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो उसमें अनिल केसरी सर और हिमांशु शर्मा सर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी परफॉर्मेंस में। तो मुझे लगता है कि इन दो लोगों ने जो मुझे पर्सनल गाइडेंस दी है इसकी एक अहम भूमिका रही है, रादर देन कोई कोचिंग। मैंने कोचिंग ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, ये बताइए कि अजय यादव ने शुरुआत से ही ठान लिया था कि उनको सिविल सर्विसेज पास करना है या कोई कैरियर और था? चूँकि आप इंजीनियरिंग करे हुए थे आईआईटी से, तो क्या है बीच में आपका विचार बदला है? शुरुआत से ही आपने एक डेस्टिनेशन बनाया हुआ था? जैसा कि सर मेरी पृष्ठभूमि रही है तो मुझे आईएएस के बारे में, आईपीएस के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो इनिशियली जैसे कि हर एक बच्चे का एक सपना होता है जो पीसीएम सब्जेक्ट्स लेता है कि वह आईआईटी करे, तो उसी प्रकार मैंने भी आईआईटी करने का सोचा। लेकिन जैसे ही मैं आईआईटी दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पे कई सीनियर्स थे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरे जो मेंटर थे अभिषेक मीना, वह भी आईएएस बने, तो वह भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में जानने को मिला अधिक से अधिक, किस प्रकार से हम इसमें जाके देश के लिए एक अच्छी तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकते हैं और किस प्रकार का एक सोशल प्रेस्टीज है आईएएस को लेके। तो मुझे लगता है इसने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, मोटिवेट किया, जिसका आड़ बस मैंने इसकी दिशा में अपने प्रयास जारी रखे और आज मैं सफल हूँ। अच्छा, ये बताइए कि खास तौर से आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हैं, आपका एक छोटा सा रिमोट विलेज है कटिंगरा, तो आमतौर पर माना जाता है कि बड़े शहरों में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में या अच्छी कोचिंग्स के द्वारा ही सफलता मिल सकती है, जो ग्रामीण परिवेश का जो स्टूडेंट है उसको कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो क्या आप मानते हैं कि ग्रामीण भारत में भी उतना ही उसको पोटेंशियल मिल सकता है अगर वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे और मेहनत करे? निश्चित रूप से सर, जो मेरा अनुभव रहा है तो निश्चित रूप से जो बच्चे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, उनके पास एक एडवांटेज रहता है कि एक अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी कोचिंग्स उन्हें आसानी से मिल सकती हैं और सबसे ज़रूरी है गाइडेंस। लेकिन रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वह मेरी तरीके से पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से रास्ते समय के साथ खुलते जाते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि उन्हें थोड़ा समय लग जाए सफल होने में, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है।
लेकिन अगर वह चीज़ों को जानने का प्रयास करें और पूरी शिद्दत से तैयारी करें तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मैं सफल हुआ हूँ, हर एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा सफल हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि अजय यादव जो है, अगर आईएएस ना बनते, अगर यूपीएससी क्लियर ना करते तो क्या करते? क्या कुछ ऐसा एज्यूम करके रखा हुआ था या कोई रिजर्व में कोई ऐसा कैरियर आपने रखा था? निश्चित रूप से सर, मेरा यह प्लान था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाया तो क्योंकि लगभग 3 से 4 वर्ष हो गए थे मुझे सिविल सर्विस को प्रिपेयर करते हुए, तो मुझे इसकी एक अच्छी जानकारी हो चुकी थी। तो मेरा प्रयास था कि इसी सेक्टर में मैं कोई एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कोई स्टार्टअप्स के माध्यम से, कोई ऐप्स के माध्यम से कुछ ऐसा नया आइडिया लेकर आऊँ मार्केट में, जिसके तहत जो बच्चे जिनके लिए एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं हो पाती है या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं आ पाते हैं, तो उनकी मैं किसी प्रकार से मदद कर सकूं, चाहे मेंटरिंग के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से, स्टडी मटेरियल के माध्यम से। इसी दिशा में मेरे प्रयास जारी थे। अगर मेरा आने वाले समय में नहीं हो पाता तो मैं इसी क्षेत्र में किसी में जाता। अच्छा अजय जी, एक अहम सवाल ये है कि खासतौर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इंग्लिश का बोलबाला है। जितने जो अभ्यर्थी हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा पारंगत होते हैं, उनकी ज़्यादा सफलता का रेट है। आप हिंदी मीडियम से थे मेरे ख्याल से, तो अच्छा इंग्लिश से थे, तो क्या हिंदी मीडियम से भी ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इनका रेशियो बहुत कम रहता है? सर निश्चित रूप से ये एक धारणा बनी हुई है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे अधिक सफल हो पाते हैं। कई मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो हिंदी मीडियम से, उनका भी ये धारणा है। लेकिन अगर मैं अपना खुद का एनालिसिस करके बताऊं तो पहला तो ये है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के बहुत अधिक होते हैं। जैसे कि अगर 90% बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं, सिर्फ 10% बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। तो अगर सफलता का रेशियो देखा जाए तो वहाँ पर भी निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही होंगे। दूसरा सर, अगर जो सबसे बड़ी समस्या रहती है हिंदी मीडियम के बच्चों को, जैसे कि कई बार जो स्टडी मटेरियल है या जो बुक्स हैं वह अक्सर इंग्लिश में होती हैं, हिंदी में नहीं होती हैं, या फिर जो कोचिंग है जो कि अच्छी प्रकार से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रही हैं वो भी इंग्लिश में ही होता है। तो वहाँ पर वह बच्चे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल से जो यूपीएससी का रिजल्ट रहा है, अगर हम उसे थोड़ा ध्यान से देखें तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, ऐसे हो, सभी प्रकार से वह अपना बेहतर प्रयास कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस जैसी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस धारणा की बजाय अगर हम हिंदी माध्यम से हैं भी और पूरी निष्ठा के साथ अपना प्रयास करें और पूरे हार्डवर्क के साथ अगर हम अपने अटेम्प्ट्स को दें तो कोई भी मीडियम आपका हो, आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। अजय ये बताइए कि इससे पहले आपने कोई और एग्जाम्स पास किए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज के लिए, जरा बताइए। सर अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो क्लास 10 से मुझे चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला था। मेरे मैथमेटिक्स में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। इसके बाद सर मैंने आईआईटी का एग्जाम सक्सेसफुली क्वालिफाइड किया। मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट हुई। इसके अलावा अगर मैं सिविल सर्विस की बात करूं तो 2017 से मैंने अटेम्प्ट देना स्टार्ट किए थे। तो ये मेरा लगभग तीसरा इंटरव्यू था और पिछले 2 इंटरव्यूज़ में मेरी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, लेकिन मैंने समय के साथ उसे सुधारा। इस बार मेरे जीएस में और इंटरव्यू में सभी में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो ओवरऑल ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, 5वां प्रयास था। अच्छा अजय, एक आम तौर पर धारणा ये भी है कि जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कहा यह जाता है कि इनको पहले से कैरियर प्लान कर लेना चाहिए। अब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेके एक इंजीनियर होने के बाद, एक डॉक्टर होने के बाद अगर कोई व्यक्ति कंपटीशन फाइट करता है तो लगता है कि देश एक इंजीनियर से वंचित हो गया। ऐसा क्या आपको महसूस नहीं होता है? सर मुझे लगता है कि एक धारणा है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर देखें कि अगर हर साल तो लगभग 180 आईएएस बनते हैं, 200 आईपीएस बनते हैं, जिनकी मात्रा बहुत कम है। अगर ओवरऑल अगर हम हायर एजुकेशन में देखें तो लगभग 3 करोड़ बच्चे हर साल हायर एजुकेशन में जाते हैं। और अगर हर एक क्षेत्र के बच्चे आईएएस आईपीएस जैसी पोजीशंस पे जाएंगे तो वे नए नए आइडियाज़ के साथ सिस्टम में आएंगे। जो डॉक्टर होंगे वह अपने साथ जो उनकी मेडिकल की नॉलेज है उसके साथ आएंगे, इंजीनियर्स अपने साथ इंजीनियरिंग की नॉलेज के साथ आएंगे। तो एक भारत सरकार को, भारत को एक डाइवर्स सेट ऑफ पूल मिलेगा टैलेंट का, आइडियाज़ का। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो ये भारी मात्रा में देखा जाता है कि बड़ी मात्रा में लोग इंजीनियर्स इस दिशा में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर शॉर्ट टर्म में इसके कुछ घाटे हो सकते हैं। भारत को अच्छे इंजीनियर्स भारत खो रहा है, लेकिन अगर वह सिस्टम में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, तो मेरा मानना है कि वह भारत की जो डाइवर्सिटी है, खासकर आइडियाज़ की, टैलेंट की, उसे बढ़ाएंगे, जो कि भारत के लिए काफ़ी हित में होगा। अजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि अभी एक तरह का सेटअप बनाया गया है जिसमें कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके जरिए आईएएस कैडर दिया जाएगा बड़े बड़े अधिकारियों को, और ये एक तरह से ये माना जा रहा है कि एक बैकडोर एंट्री की जा रही है। तो आप इस व्यवस्था को कैसा मानते हैं?
सर मेरा ऐसा मानना है कि इसे बैकडोर एंट्री कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम आज एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी डाइवर्स हो गया है। जैसे कि सिविल एविएशन हो गया, वैक्सीनेशन के आइडियाज़ हो गए, जिसमें आमतौर पे अगर एक आईएएस की बात की जाए तो उसके पास एक जर्नलिस्ट नॉलेज होती है, क्योंकि उसका एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं होता किसी क्षेत्र में। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है, स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है, ताकि वह हमें सही और एक संक्षिप्त जानकारी देके एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग में एक अहम भूमिका निभाए। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार का भी यही प्रयास है लेटरल एंट्री के माध्यम से कि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने बड़े लंबे समय तक किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है वह एडमिनिस्ट्रेशन में आए, अपने आइडियाज़ दें। तो मुझे लगता है सर ये एक अच्छी दिशा में प्रयास है। अच्छा ये बताइए कि आपने सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करने का एक रूटीन बनाया था, कितनी मेहनत करनी पड़ी और तब जाके आपको ये सफलता मिली? सर जैसा कि मुझे इनिशियली मेरे मेंटर ने कहा था कि ये कोई स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है जिसमें आपको डेली रेगुलरली 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा। अगर मैं पिछले 4 साल का अपना एक रफ आइडिया दूं तो मुझे लगता है कि हर दिन मैं लगभग 12 घंटे पढ़ा हूँ, और जब भी प्रीलिम्स या मेंस पास में आता था तो ये बढ़ जाता था, 14-15 घंटे हो जाता था। तो मुझे लगता है कि इतनी घंटे की आवश्यकता हर अभ्यर्थी को है जो इस क्षेत्र में या फिर इस दिशा में जा रहा है, जिस प्रकार का कंपटीशन है और जिस प्रकार की एजुकेशन की डिमांड रहती है यूपीएससी की। तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज सभी छात्रों को लगभग 10 से 12 घंटे की पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि मैंने दिया। अगर और भी अभ्यर्थी इसी प्रकार से प्रयास करेंगे तो वह भी सफल होंगे। अच्छा ये बताइए कि आप जब सफल हुए यूपीएससी में, आपने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले आपने सूचना किसको दी और कैसा आपका रिएक्शन था, कैसा आपको महसूस हुआ? निश्चित रूप से सर, क्योंकि मैं पिछले 2 बार सफल नहीं हो पाया था, तो जब मैं रिजल्ट देख रहा था तो काफ़ी नर्वस था। और इस कार्ड बस मुझे पीडीएफ खोलने में भी काफ़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन कई दोस्त थे मेरे जिन्होंने मुझे कॉल करके तुरंत बता दिया था कि मैं काफ़ी नर्वस हूँ कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको आसानी से आईएएस मिल जाएगा। इसके बाद मैं काफ़ी खुश हुआ। सबसे पहले मैंने अपनी माताश्री को फ़ोन लगाया था, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वह कम शिक्षित होने के बावजूद भी उन्होंने बचपन से कभी भी शिक्षा को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे आज भी याद है कि एलकेजी से लेके क्लास 12 तक उन्होंने हर दिन हमें सुबह 4 बजे जगाया है, पढ़ाने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया है। उन्होंने जितना उनके स्तर पे हो सके प्रयास, उन्होंने वो सभी प्रयास किए कि हमारी शिक्षा में किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज़ ना आए। उन्होंने जहाँ तक भी उन्हें जानकारी मिलती थी उस प्रकार की वह जानकारी के माध्यम से हमें नए नए आइडियाज़ देते थे। डेली हमें न्यूज़पेपर की एक संक्षिप्त जानकारियाँ दिया करती थी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी माताश्री को, जिस कार्ड पर सबसे पहला कॉल मैंने उन्हीं को ही किया था। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अजय यादव जी, जिन्होंने के हाल ही में यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है, 276वीं रैंक प्राप्त की है। लेकिन इन्होंने इतनी कठिन परिश्रम किया है कि एक छोटे से ग्रामीण इलाके से निकलकर दिल्ली तक का सफ़र तय किया, आईआईटी क्लियर किया, उसके बाद देश की सबसे प्रतिष्ठित जो परीक्षा होती है उसमें सफलता प्राप्त की। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि परिवार की पहली पाठशाला माँ होती है, तो सबसे बड़ा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। और इन्होंने सबसे पहले अपनी सफलता का जो सूचना थी वो फ़ोन के जरिए अपनी माँ को दी थी। तो मैं मानता हूँ कि उस माँ को बहुत बहुत प्रणाम, जिसने अथक परिश्रम के द्वारा ऐसे संस्कार दिए और इस बच्चे को, इस अपने बेटे को एक आईएएस अधिकारी बनाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। एटा से एबीपी गंगा के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।